नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से ही रूबरू नहीं कराते हैं, बल्कि आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं, मंडियों का अपडेट लेकर आते हैं, मौसम का अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। साथ ही आप अगले आधे घंटे तक हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका है 9136934058। इस नंबर पर अपना सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पेज फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं। लेकिन चलिए, सबसे पहले बात आज हम मसालों की करेंगे कि मसालों में आज जबरदस्त रफ्तार है। हल्दी 6% का ऊपरी सर्किट हल्दी में, और जीरा का जुलाई वायदा 50,000 रुपए के पार निकल चुका है। धनिया सुस्त पड़े धनिया में भी आज रफ्तार दिख रही है। 3% से ज्यादा की तेजी धनिया के वायदा में भी दिख रही है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज 3 मेहमान हैं। हमारे साथ अनुज जी हैं, आईएफएल सिक्योरिटी से, बिटपन मजुमदार हैं bmazumdar.com से, और किशोर शाह हैं, मसाला कारोबारी है। किशोर शाह, सबसे पहले मैं आपसे ही सवाल पूछूंगा, जीरे में क्या हो रहा है सर? फिर से लगातार तेजी बन रही है। पहले खबर बीच में ये आ रही थी कि अब वो उतना भाव कॉम्पिटिटिव नहीं है, एक्सपोर्ट डिमांड में नरमी दिख रही है। क्या एक्सपोर्ट डिमांड वापस से क्या रिवाइव हो रहा है? साथ ही घरेलू बाजार में डिमांड मजबूत है या स्टॉक काफी कम है, इस वजह से जीरे की लगातार तेजी बनी हुई है? नमस्कार सर। नमस्कार। एक्चुअली क्या था कि जीरे में एक बार जो तेजी आई थी 495 ऊपर गया था मार्केट, उसके बाद नीचे वापस 428 रुपए हो गया था वायदा। उसके साथ थोड़ी नरमी आई थी उस टाइम में। 15 मई से लगा के अभी तक का जो समय है उसके अंदर डिमांड वैसे ही कम रहती है, चाहे एक्सपोर्ट हो चाहे डोमेस्टिक डिमांड हो। लेकिन अब थोड़ी डोमेस्टिक डिमांड सुधरी है, एक्सपोर्ट का भी डिमांड थोड़ा सुधरा है, इसके हिसाब से अभी थोड़ी तेजी की मोमेंटम बनी है। और मेन बात यह है कि इतना बाजार बढ़ने के बावजूद भी अराइवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब ये कहीं कहीं माल की कमी दिख रही है, तो उसके हिसाब से अभी बाजार जो बढ़ रहा है उसके सब लोग तेजी में आ गए और थोड़ा डिमांड भी सुधरा है। वही एक कारण है कि आगे तेजी थोड़ी बनी रहेगी सर। क्या धनिया में क्या हो रहा है सर? सुस्त पड़े धनिया में भी आज रफ्तार दिख रही है, क्या ये तेजी टिकेगी? धनिया क्या है सर, धनिया इस बार क्रॉप तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से धनिया सबसे अच्छा था। मैंने पहले ही बोला और अभी भी बता रहा हूँ, लोग क्या समझ रहे हैं कि भाई आने वाले समय में धनिया की बुवाई कटेगी, इसके हिसाब से अभी लोग धनिया इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्ट। अभी कोई शॉर्ट टर्म में तो इतनी बड़ी कोई तेजी नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसकी तेजी मिलेगी आगे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें। ओके, अगर कोई खरीदना चाह रहा है धनिया और जीरे को, तो किस भाव पे आप खरीदारी की सलाह देंगे? अगर आपके कहे हुए भाव पे खरीदते हैं तो कितनी तेजी की उम्मीद में वो वेट कर सकते हैं? हाँ जी सर, जीरे में है, समझ लो कि अभी जैसे भी ये भाव आ रहा है, अभी इन भाव से 5-7 रुपए जब भी कोई डिप मिले तो उसमें जीरा ले सकते हैं। आगे 15-20 रुपए की तेजी जीरे में मिल सकती है। और धनिया में जब भी मौका मिले 57 से 58 रुपए किलो के हिसाब से, तो उसमें भी परचेज कर सकते हैं। आगे उसमें भी सब 65 रुपए एक बार भाव जा सकता है सर। ओके, शुक्रिया किशोर शाह जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और दर्शकों को अपनी राय दी कि किस तरह से ग्राउंड में एक्टिविटीज हो रही हैं और कहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। अनुज जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा टर्मरिक को लेकर। 6% का ऊपरी सर्किट है, 8132। अचानक इतनी तेजी आ गई? पहले हमने देखा एक हेल्दी करेक्शन, 1000 रुपए तक भाव गिरे, 8400 के ऊपर चले गए थे भाव मई के महीने में, फिर से अब वापस से ये तेजी में दिख रही हल्दी। क्या करना चाहिए यहाँ पर? विष्णु जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, एक साइक्लोन का भी असर हमने देखा है, जो कि जो सप्लाईज है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं साउथ में जो साइक्लोन आया है उससे काफ़ी हद तक जो सप्लाईज है वो डिस्टर्ब रही है। उसकी वजह से हमने देखा है कि सभी मसालों में अगर आप देखेंगे तो कोरिएंडर में, टर्मरिक में, जीरा में, सभी में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तो एक शॉर्ट टर्म ये रिकवरी है। मुझे लगता है कि अभी जब तक साइक्लोन है तब तक एक बाउंस बैक रहेगा। हालांकि अगर हम देखें तो टर्मरिक और कोरिएंडर ऑलरेडी अंडर वैल्यूड थे, एक उसका भी सपोर्ट मिला है। और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में जो मोमेंटम आया है वो आगे कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम यहाँ पर आज हमने देखे हैं दोनों ही काउंटर में, तो मुझे लगता है कि टर्मरिक में भी और तेजी यहाँ देखी जा सकती है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर 8700, 8800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 8800 के ऊपर अगर भाव चलते हैं तो अगेन हम 9200 तक लेवल देखेंगे। तो मोमेंटम अच्छा खासा है। मुझे लगता है कि ये ट्रेंड यहाँ पे बना है, ये आगे कंटिन्यू रह सकता है। धनिया और जीरे पे क्या कहेंगे? धनिया का जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, जहां जुलाई का वायदा वो 50,000 के ऊपर है, क्या करना चाहिए? सॉरी, जीरे के जुलाई वायदा में क्या करे 50,000 के ऊपर?
देखिए जीरा में हमने देखा है कि लाइफ टाइम हाई बनते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर भी हम देखें तो कहीं न कहीं जो पोर्ट बंद हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम सभी पोर्ट बंद हैं, तो उसकी वजह से जो सप्लाईज़ हैं वो यहाँ पर कम होती हुई दिखी हैं। हालाँकि पोर्ट बंद होने की वजह से जो इंटरनेशनल प्राइस है वो थोड़ा-सा इंक्रीज़ हुआ है, उसका असर हमें डोमेस्टिक मार्केट में आते हुए देखा है। मुझे लगता है कि अभी ये कुछ और बाउंस बैक आता हुआ दिखाई देगा और जल्दी ही मुझे लग रहा है कि 51,000 के लेवल आपको जीरा में देख सकते हैं। तो एक साइक्लोन का असर है, उसकी वजह से हमने भावों में एक सपोर्ट आते हुए देखा और जल्दी ही लग रहा है कि 51,000 के लेवल आपको जीरा में देखने को मिल सकते हैं। तो नहीं है सर 51,000 की उम्मीद में इस लेवल पे खरीदना, कहीं अगर जैसे जैसे साइक्लोन कमजोर पड़ेगा कहीं ज्यादा गिरावट तो नहीं आ जाएगी अचानक से अनुज जी? देखिए उसके लिए नीचे मुझे लगता है कि 49,000 काफी अच्छा सपोर्ट है, उस का वापस लगाकर होल्ड कर सकते हैं क्योंकि साइक्लोन जैसे ही लूज होगा आपको एक सेलिंग प्रेशर भी आता हुआ दिखाई देगा क्योंकि फिर सप्लाई वहां पे स्टार्ट होती हुई दिखाई देंगी, तो उसको नजर में रखें। बिल्कुल शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से ये स्ट्रेटेजी है। मुझे लगता है कि एक हफ्ते के पर्सपेक्टिव से आप मान सकते हैं, बट ये है कि इसमें आप 49,000 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। चलिए, एक दर्शक है अनुज जी आपसे ही सवाल पूछना चाह रहे हैं, आपके फॉलोअर है, अरुण कुमार नाम है, ग्वालियर से। 72,650 रुपए में लॉन्ग किया है चांदी को, फेड डिसीजन बुलियन के लिए सपोर्टिव रहेगी या नहीं? अनुज जी क्या सलाह देंगे इनको? मानना है कि फेड डिसीजन जो है वो डेफिनेटली सपोर्टिव रहेगा और जिन्होंने खरीदारी करी है अच्छे लेवल पर भी है, मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। ऊपर मुझे लगता है कि क्योंकि आप देखें चांदी ने $23 से काफी अच्छी रिकवरी भी दिखाई थी, $24 तक लेवल आए थे, तो अगेन मुझे लग रहा है कि शाम के टाइम एक अच्छा मोमेंटम आपको आफ्टर डिसीजन एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, तो इनको होल्ड करना चाहिए। ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाव अगेन 74,000 से लेकर 75,000 तक के लेवल दिखा सकता है, जो कि करीबन $24.5 से लेकर 25 के आसपास रहेगा। तो मेरा मानना है कि सिल्वर के अंदर जिन्होंने खरीदारी करी है इसको होल्ड कर सकते हैं। सर लेकिन आप तो आज बेचने की सलाह दे रहे हैं, लोगों में कंफ्यूजन नहीं होगा? अनुज जी आपकी जो कॉल आई थी आपने 72,800 पे, क्या ये फेड डिसीजन से पहले के लिए रणनीति है क्या बेचने की? देखिए बिल्कुल ये फेड डिसीजन से पहले की रणनीति है जिसको हम आज इंट्राडे में क्लोज करेंगे और जो हमारा टारगेट है वो 71,800 के आसपास का है। तो अगर 71,800 के आसपास कॉल उनको मिलता है तो वहां पर अगेन बाय भी कर सकते हैं प्योर इंट्राडे के लिए। और जो कस्टमर जिन्होंने व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा है, ये मुझे लगता है कि होल्डिंग पर्सपेक्टिव है, तो होल्डिंग के लिए मेरी सलाह है कि आप होल्ड कर सकते हैं क्योंकि मेरा मानना है कि पर्सनली इंटरेस्ट रेट के बाद आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा। इंट्राडे में आपको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है जो कि हम देख भी रहे हैं, सुबह से मार्केट है काफी टाइट रेंज में, तो हो सकता है कि आपको इवनिंग तक डिप भी देखने को मिले, तो जो डिप मिलेगा वहां पर आप खरीदारी भी कर सकते हैं और ऊपर 72,800 के आसपास जाए तो प्योरली इंट्राडे के लिए बिकवाली का ट्रेड भी बना सकते हैं। ओके, अगले दर्शक है हमारे साथ, राजेश हैं हिसार से। 61,000 रुपए पे सोना 3 लॉट खरीदा है। बिटूपन इनको क्या करना चाहिए? 61,000 की बाइंग है, काफी ऊपर की बाइंग है, 3 वेट करें? देखिए फिलहाल तो मार्केट बुलिश में ही है। जो अनुज ने भी बताया था कि फेड का जो मीटिंग है ये मोस्टली पॉजिटिव ही रहना चाहिए और पॉजिटिव ही हो के ही रह रहा है अभी फिलहाल के लिए। लेकिन अभी जो बुलियन एज ए कॉम्प्लेक्स गोल्ड थोड़ा रेंजिंग में ट्रेड कर रहा है। 1930 का जो स्पॉट का लेवल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर ये टूट जाता है तो थोड़ा करेक्टिव मूव हो सकता है। तो इसलिए ये मान के चलिए, हम लोग एमसीएक्स में मान के चलते हैं 58,800 के आसपास का जो लेवल है वहां पे एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मान के चलिए। अगर वो टूटता नहीं है तो वहां से मार्केट रिकवरी होने का चांसेस है। और गोइंग फॉर देखिए तेजी तो है, लेकिन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में है जो ट्रेड करते हैं उनको तो स्टॉप लॉस लाके ट्रेडिंग करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए मुझे तेजी का ही सिनेरियो है, कोई बेरिश सिनेरियो नहीं लग रहा है, लेकिन स्टॉप मान के चलिएगा। गोइंग फॉर मुझे लग रहा है कि आपका तेजी बन सकता है और तेजी लाने के लिए 60,250 का एक ऊपर का रेजिस्टेंस मुझे मार्केट को तोड़ना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए पोजिशन रह सकते हैं, स्टॉप लॉस वो मान के चलते। तो 60,250 जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर निकलेगा तो हो सकता है कि जो आपका भाव है वहां पर भी दिखे, लेकिन मार्केट काफी वॉलेटाइल रहेगा फेड डिसीजन को लेकर, तो हो सकता है दोनों तरह की चाल आपको देखने को मिले। अगर रिस्क एपेटाइट नहीं है तो निकल भी सकते हैं। राहुल है एमपी से, चांदी में आज क्या करना चाहिए? बिटूपन आज चांदी में आप क्या सलाह देंगे इनको? चांदी में बुलिश है, मैंने भी बताया था कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर सा फॉर्मेशन था और चांदी में मैं मान के चल रहा हूँ कि 71,700 टू 800 का अगर रेंज मिलता है यहाँ पे तो मेरे हिसाब से वहां पे बाय करना है। 73,000 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। गोइंग फॉरवर्ड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 75,000 भी मार्केट जाएगा, लेकिन इंट्राडे पर्सपेक्टिव में मेरा 73,000 का टारगेट रहेगा और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 71,200 के नीचे। तो 71,800 700 अगर मार्केट नीचे मिलता है तो मेरे हिसाब से बाय बन सकते हैं और 73,000 आपका टारगेट रहेगा। अगले दर्शक है विकास है हरियाणा से, नेचुरल गैस आज खरीदे क्या? बिटूपन क्या सलाह देंगे इनको नेचुरल गैस में?
नेचुरल गैस में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस थोड़ा अभी पॉजिटिव मोमेंटम दिया है यहाँ पे। नेचुरल गैस 190 के आसपास, 190 के आसपास नेचुरल गैस खरीद सकते हैं। 197 का आपका टारगेट रहेगा और आपका 188 के नीचे 187 के नीचे स्टॉप लॉस। तो इंट्राडे के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम नेचुरल गैस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के लिए। 7 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीद सकते हैं। अगले दर्शक है इन भानावत हैं, सोना कब खरीदना सही होगा? अनुज जी, आपका व्यू गोल्ड पर कब खरीदना सही होगा इनके लिए? डेफिनेटली फेड का डिसीजन को वॉच करना जरूरी है। हालांकि अगर हम देखें तो इंटरनेशनली $1900 $1920 काफी अच्छे सपोर्ट जोन है, जहां पर हमने लास्ट टाइम भी एक्यूमुलेशन आते हुए देखा था। तो मुझे लगता है कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को ट्रैक करें तो 1900 से $1920 के आसपास खरीदारी करना चाहिए। कहीं ना कहीं देखें तो इंटरेस्ट रेट के बाद आपको अच्छा खासा मोमेंटम को मिलेगा, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। हालांकि अगर आप देखेंगे तो लास्ट टाइम भी 58-59 से हमने एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी थी। तो अगेन अगर प्राइस 59 के नीचे आपको मिलते हैं तो आप खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं एक पोजिशनल तौर पे। अगले दर्शक है इसके बंसल है ग्वालियर से, जिंक 10 से 15 दिनों में क्या 240 रुपए पार कर सकता है क्या? बीटूपन जिंक क्या लग रहा है आपको? 217 के आसपास है, क्या इतनी तेजी आएगी 15 दिनों में? नहीं, मुझे इतना नहीं लग रहा। ठीक है, मार्केट ओवरसोल्ड जोन था, यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक आ रहा है, यहाँ से 222 223 तक बन सकता है। लेकिन बड़ा बुलिश रहना, देखिए ये चाइनीज स्टिमुलस के कारण थोड़ा मार्केट में बाउंस बैक हो रहा है, जो क्रूड ऑयल भी उस तरह से मूवमेंट आ रहा है। लेकिन फंडामेंटली जो रीबैलेंसिंग के साइकिल के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है जिनमें बहुत ज्यादा तेजी रहेगा। यहाँ कोई भी पुल बैक आ जाएगा तो मेरे हिसाब से वो सोल्ड ऑफ हो सकता है। तो 222-23 मेरे हिसाब से मैक्स में मान के चल रहा हूँ। 240 245 मेरा भी फिलहाल के लिए उतना व्यू नहीं है। अगले दर्शक है निक्की है राजस्थान से, सोयाबीन पर राय जानना चाह रहे हैं। क्या लग रहा है अनुज जी, सोयाबीन को लेकर? वायदा में तो ट्रेड हो नहीं रहा है, लेकिन वैसे आउटलुक बता दीजिए सोयाबीन का। देखिए, अगर आप पूरे एडिबल ऑयल पैक को देखेंगे तो वहां पर हमने एक अच्छी गिरावट आती हुई दी थी, मगर रिसेंटली हमने देखा है कि जब से एमएसपी इंक्रीज हुए हैं तो एक मोमेंटम हमने एग्रीकल्चर कमोडिटी में आते हुए देखा है। हालांकि प्राइस ऑलरेडी काफी नीचे हैं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहाँ से एक अच्छी डिमांड जनरेट हो सकती है। जैसे हम देख भी रहे हैं कि चाइना ने अभी पैकेज दिया है और एक्सपेक्टेशन है, तो उससे काफी हद तक एक अच्छा खासा मोमेंटम हमने इंडस्ट्रियल कमोडिटी में आते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि सोयाबीन में भी एक अच्छा रिबाउंड आ सकता है। तो जो ऑलरेडी प्राइसेस है वो काफी ओवरसोल्ड जोन में है फिजिकल मार्केट में भी, तो मुझे लगता नहीं कि कोई ज्यादा यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से जो सोयाबीन है इनको यहाँ पर होल्ड करना चाहिए और पूरे ही एडिबल ऑयल पैक में मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। 2 लॉट ग्वार गम 10,630 रुपए पे खरीदा है। अनुजी होल्ड करे या निकल जाए पीके सिन्हा साहब? देखिए, ग्वार में देखें तो मानसून का इम्पैक्ट है। आज भी हमने एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा था। तो मुझे लगता है कि एक 800 का एक स्टॉप लॉस लगाकर ये होल्ड कर सकते हैं। ऊपर 10,400 तक जाए तो वहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट आप देखेंगे ग्वारगम में और ग्वार स्ट्रीट में एक सेलिंग का एक्टिविटी बना है, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बाउंस बैक है। तो मुझे लगता है कि आप 9,800 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में 10,400 तक जाए तो वहाँ पे एग्जिट हो सकते हैं। जमील भाटी चूरू राजस्थान से, क्या ये क्रूड और एनजी की कॉल जानना चाह रहे हैं? बीटूपन छोटा जवाब दीजिए, क्रूड एनजी में क्या करें आज? देखिए एनजी में तो मैंने पहले बता दिया था, एक क्वारी आया था 190 के आसपास, मैंने नेचुरल गैस को बाय करने के लिए बोला था और 187 के नीचे 195-96 तक टारगेट रहेगा। क्रूड ऑयल में देखिए अभी पुल बैक है, लेकिन ये मोमेंटम मेरे हिसाब से फेड आउट हो सकता है 5810 टू 5830 के आसपास। वहां पे शॉर्ट बनेगा इंट्राडे के लिए, सिर्फ होल्डिंग के लिए नहीं। 5910 के ऊपर स्टॉप लॉस लाके मेरे हिसाब से टारगेट 5700 5690 इंट्राडे के लिए पॉसिबल है ऊपर से। ओके, अभिषेक हैं दिल्ली से, नेचुरल गैस की कॉल तो आपने सुन ली होगी बीटूपन की। अनुज जी, यूएसडी आईएनआर पे छोटा सा व्यू दे दीजिए, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, रुपया हमने यहाँ पे काफी अप्रिशिएट होते हुए देखा है। इवन अगर आप देखें तो करीबन 82-12 तक के लेवल हमने फ्यूचर्स मार्केट में आते हुए देखे। मुझे लगता है कि जिस तरीके से रुपया यहाँ पर अप्रिशिएट हुआ है, एक बार ये 82 से लेकर 81-80 तक के लेवल दिखा सकता है। तो यहाँ पर रुपया हमें अप्रिशिएट होता हुआ दिख रहा है। तो यूएसडी आईएनआर में बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, नीचे 81-80 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए, लेकिन अब एक बिपरजॉय के खतरे को लेकर जो अपडेट आ रहे हैं उसकी स्थिति क्या बन रही है उस चक्रवाती तूफान की, इसकी जानकारी लेने के लिए चलते हैं महेश पलावत साहब के साथ स्काईमेट से। सर, शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर, ताज़ा अपडेट क्या है बिपरजॉय को लेकर? क्या नई खबरें आ रही है और कहाँ के लिए आप लोग अलर्ट जारी कर रहे हैं ताकि लोग सावधान रहें? देखिए विष्णु जी, अभी जो साइक्लोन है अभी तक तो ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की तरफ चल रहा था, लेकिन आज से इसने रिकर्व करना शुरू किया है और गुजरात की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ मुड़ना शुरू हो गया है। और ये कल
शाम तक ये 4 से 6 के बीच में लैंडफॉल कर सकता है, और ये उत्तर पश्चिमी जो कच्छ है यहाँ पर लैंडफॉल का इसका चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और पूरा कराची से लेकर के जो चोर बादिन हैदराबाद जो सिंध के प्रांत हैं वहां से लेकर के आपका नलिया भुज और मांडवी और जो है जामनगर है, मोरबी है, देवभूमि द्वारका है, जूनागढ़ है, गिर पोरबंदर है, ये सारे इलाके इसकी जद में आएंगे। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो कच्छ रीजन में ज्यादा दिखाई देगा, और ये जब लैंडफॉल करेगा उस समय 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी, स्टॉर्म सर्ज ज्यादा होगी, तो खतरा काफी ज्यादा है। बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस समय जो हवा बहुत ज्यादा जब तेज चलती है, बारिश ज्यादा होती है, और ऑलरेडी ये 3-4 दिन पहले से ही इसका ट्रैक निश्चित हो गया था, तो तैयारियां सारी पूरी हैं। तो ये है कि बस हाँ, जो लोगों की जान तो बचाई जा सकेगी, लेकिन जो प्रॉपर्टी है उसके डैमेज को रोकना काफी मुश्किल हो जाएगा। जी, डैमेज को तो नहीं आप रोक सकते हैं, लेकिन तैयारी ज्यादा है, पूरी तरह से तैयार है, हर महकमा तैयार है, तो इसलिए लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं हो इसकी कोशिश हो रही है। कल 4 बजे से 6 बजे के बीच में लैंडफॉल होने की संभावना लग रही है। सर, मॉनसून पर इसका क्या असर हो सकता है? वेस्टर्न जोन में और बाकी जोन में किस तरह का असर होगा, ये अब समझा दीजिए, छोटा जवाब दीजिए सर। देखिए, अभी तक जो मानसून का जो था वो थोड़ा सा स्लो था। साउथ इंडिया में केरल में बारिश हो रही थी, बाकी जगह पे नहीं थी। अब ये 18 तारीख तक जब और जो राजस्थान के आसपास है जो डिप्रेशन पहुंच जाएगा, तो 18 तारीख से जो सर्ज है मानसून की, जो साउथ वेस्टर्ली विंड है वो स्ट्रांग हो जाएंगी। कर्नाटक, केरल और अंदरूनी जो पेनिसुला है वहां पर काफी भारी बारिश होगी, वहां मानसून एक्टिव हो जाएगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में पहले से ही एक्टिव है, लेकिन जो 20-21 तारीख के आसपास मुझे उम्मीद है कि जो आपका बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ साथ और जो उत्तरी या उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक मानसून पहुंच सकता है। लेकिन जो मध्य भारत है उसको इंतजार करना पड़ेगा, और मानसून ये साइक्लोन के बाद गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश के मौसम फिर से शुष्क होगा। 10 या 12 दिन की जहां पर सूखा देखने को मिलेगा, उसके बाद ही जाकर मानसून या आगे बढ़ेगा। ओके, चलिए, शुक्रिया पलावत साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और फटाफट से आपने बता दिए कि बिपरजॉय को लेकर स्थिति क्या है। मानसून के प्रोग्रेस पर भी आपने अपनी बात रखी। चलिए, सवाल जवाब की तरफ वापस लौटते हैं। कई सारे दर्शक हैं जिनके सवाल हैं हमारे पास। पवन है हिसार से, ग्वार सीड 5200 पे लॉन्ग कर रखा है और धनिया भी इन्होंने लॉन्ग कर रखा है। अनु जी, क्या सलाह देंगे पवन को? 5200 पे ग्वार सीड और धनिया भी लॉन्ग है। धनिया के खरीदारी का लेवल इन्होंने नहीं भेजा है, दोनों पर राय दे दीजिए सर। देखिए, धनिया तो मुझे लगता है कि जो आज बाउंस बैक आया है इनको होल्ड करना चाहिए। ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 6500 का नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। 6500 अगर ब्रेक करेगा तो 6800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ये धनिया की पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। जहां तक ग्वार का सवाल है, मुझे लगता है कि ग्वार के लिए इंपॉर्टेंट लेवल अब जो ऊपर में है वो करीबन 5400 का है। अगर 5400 का लेवल ब्रेक करेगा तो इसमें तेजी देखेंगे, अदरवाइज यहाँ पर सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा। तो ग्वार में मुझे लगता नहीं ज्यादा कोई तेजी यहाँ देखने को मिलेगी, इंस्पाइट की वो 5400 के ऊपर क्लोज करे। वहीं मुझे लगता है कि धनिया के अंदर पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। के अंदर आज एक और खबर आई कि क्रूड ऑप्शंस में रिकॉर्ड टर्नओवर हुआ है। कल के जो डेटा आए हैं एमसीएक्स क्रूड ऑप्शंस में 1.25 लाख करोड़ का टर्नओवर हुआ है। बिटूपन, क्या हो रहा है? ऑप्शंस को लेकर गजब का ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, खास करके क्रूड में। देखिए, एक्चुअली आजकल क्रूड ऑयल में जैसे कि देखिए, मैं इक्विटीज में भी देख रहा हूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी में जिस तरह से मार्केट रेंजिंग हो रहा है आजकल, और वहां पे कोई ऑप्शन जो ट्रेडर है अपॉर्चुनिटीज का उतना नहीं मिल रहा है। तो क्रूड ऑयल में क्या होता है कि दिन भर में आपको एक मोमेंटो मिल जाता है। कोई इंट्राडे करता है, कोई स्विंग के लिए करता है, या होल्डिंग पर्सपेक्टिव से लिए क्रूड ऑयल अभी काफी हद तक इसका पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, देखिए क्रूड ऑयल में तो वो वॉल्यूम रहना ही है। बाकी जो बेस मेटल्स हो या बाकी बुलियन में भी थोड़ा पार्टिसिपेशन आ जाएगा तो मार्केट में थोड़ा सा डेप्थ बढ़ेगा। तो अभी क्रूड ऑयल में मेरे यहाँ पे भी बहुत लोग ट्रेड करके वेरी कंफर्टेबल, और मेरे हिसाब से लिक्विडिटी भी काफी है, और ये दिन भर रहता है मार्केट। जिस तरह से इक्विटीज में निफ्टी सवेरे 9:15 को बंद खुलता है, 3:30 बजे बंद हो जाता है। तो यहाँ पे कमोडिटीज में सवेरे 9 बजे से रात को 11 बजे तक कोई एंट्री और एग्जिट करने के लिए काफी हद तक टाइम रहता है। तो इसलिए पार्टिसिपेशन मेरे हिसाब से काफी हद तक कुछ इक्विटी ट्रेडर्स का भी यहाँ पे मार्केट में बढ़ा है। अब कुछ और सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक सुमन जैन है गंगानगर से, 2 लॉट बाई किया है 59,260 रुपए में गोल्ड का। अनुज जी, क्या सलाह देंगे सुमन जैन को? देखिए, जिस तरीके से हमने मोमेंटम आते हुए देखा है, तो इंट्राडे के लिए तो मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा। तो ऊपर में अगर इनके भाव 59,350, 59,400 के आसपास आते हैं तो वहां पर एग्जिट हो सकते हैं और वहां से शॉर्ट का कॉल बना सकते हैं। इंट्राडे के लिए 59,700 का स्टॉप लॉस लगा, टारगेट नीचे लग रहा है, हमें लग रहा है 58,900 तक आ सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में $1935 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो प्योरली इंट्राडे पर सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा।
अगर ऊपर में इनको एट कॉस्ट भी मिलता है तो एक बार एग्जिट करने की सलाह रहेगी। दीपक है महाराष्ट्र से, दीपक जगदाले, सिल्वर माइक्रो इन्होंने बाई किया है 73,090 पे, 3 लॉट है। बिटूपन क्या सलाह देंगे इनको, दीपक जी को, सिल्वर माइक्रो में? देखिए, यहाँ से मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव ही रहना है, और सिल्वर का हम सभी लोग बात अभी भी बहुत देर से कर भी रहे हैं कि अगर जिनको माइक्रो में है तो उनको होल्डिंग परस्पेक्टिव लिया होगा, मेरे हिसाब से मैं मान के चल रहा हूँ। अगर ये होल्डिंग परस्पेक्टिव से मान के चले तो यहाँ से 1500 2000 नीचे एक स्टॉप लॉस बनेगा अगर होल्डिंग करना चाहते हैं। 2000 रुपये नीचे पकड़ लीजिए मार्केट का जो करंट भाव से, तो यहाँ से आप होल्ड करके मेरे हिसाब से 76,000 या 77,000 लेवल गोइंग फॉरवर्ड पॉसिबल। तो मेरे हिसाब से अभी होल्डिंग बन सकता है। थोड़ा शायद यहाँ पे डेटा आने के टाइम में थोड़ा पैनिक भी मार्केट इधर उधर करे, लेकिन मेरे हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड जो इवेंट है, रेट हाइक अभी बंद हो गया है, रेट कट के लिए फेज आउट होगा धीरे धीरे करके, तो ये बुलियन कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव रहेगा। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव चलेगा। ओके, शुक्रिया बिटूपन आपका और अनुज जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए, अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश का, ईटी नाउ स्वदेश और एनसीडीएक्स आईपीएफ की खास से का, जहां पर हम एग्री मार्केट को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, लोगों को बताते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट की कितनी अहमियत है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मूंगफली के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की, जो जल्द एनसीडीएक्स पर आने वाला है। और इस पर और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ केडिया कमोडिटी से अजय केडिया जी जुड़ गए हैं। सर, शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर, पूरे वैल्यू चेन को इस कॉन्ट्रैक्ट का इंतजार है। 2010 में, मुझे जहां तक याद है, 2010 में ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग बंद किया गया था। अब सारे कॉन्ट्रैक्ट तिलहन के बंद हो चुके हैं, तो लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं कि चलिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक बढ़िया टूल्स हमारे पास वापस से आ रहा है। जो तिलहन के कारोबारी है, किसान हैं, एफपीओज वगैरह की भी काफ़ी डिमांड है। क्या, कैसे वो इसका इस्तेमाल करें? कुछ अगर केस स्टडीज़ के जरिए अगर जोड़ के आप बता दें कि कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बढ़िया होगा सर। नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार सर। डेफिनेटली देखा तो पूरे ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स में पिछले 2 साल 3 साल में हमने अच्छी वॉल्टिलिटी देखी। पहले के सालों में इतनी नहीं होती थी, बट हमने काफी रीजंस देखे क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी हो चुकी है। अगर मूंगफली की बात करें तो 2023 में हमने 11% का एक जंप आते हुए देखा है। तो ज्यादा करके हम देख रहे हैं जिस ढंग से रेडिकल वेदर कंडीशन हो गया, डिमांड एक निकल रही है, पैंडेमिक जैसी सिचुएशन बन रही है, तो वॉल्टिलिटी बढ़ चुकी है। तो वीसीपी इज वेल पार्टिसिपेंट की अगर बात करें, सबसे पहले आते हैं फार्मर देखता है कि अभी भाव काफी बढ़ा हुआ है और इस ऊंचे भाव में हम सोइंग करेंगे तो हमें और अच्छा प्राइसिंग मिलता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बड़ा रिस्क रहता है। नो डाउट एमएसपी काफी कमोडिटीज पे रहती है तो उनको एक तरह का अश्योरिटी मिलता है, लेकिन जिस कमोडिटी पे एमएसपी नहीं है वहां पे उनके लिए रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे टाइम पे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एफपीओ के जरिए वो यूटिलाइज कर सकते हैं, जहाँ पे जो भी पोजीशंस अगर सब लोग सोइंग कर रहे हैं तो उनको डर लगता है कल को अगर भाव गिर जाए तो हमें कम भाव मिले, तो वो फ्यूचर्स के ऊपर, एक्सचेंज के ऊपर अपनी जो भी पोजीशंस है वो हेज करके चल सकते हैं। ऐसे ही स्टॉकिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि क्रॉप हमारे पास साल में नो डाउट रबी एंड खरीफ दोनों ही आती है, बट मेजर क्रॉप हम अभी एक बार आ जाती है और पूरे साल भर हमें यूज करना है। तो ऐसे टाइम पे प्राइस में अगर गिरावट आ जाती है तो स्टॉकिस्ट को भी कहीं ना कहीं बड़ा खतरा रहता है। तो ऐसे टाइम पे एक्सचेंज का जो रोल होता है वो काफी वाइटल रोल हो जाता है, क्योंकि जो भी उनकी पोजीशन है, लेट्स से उन्होंने 500 टन अगर माल फिजिकल होल्ड रखा है, उसको हेज करने के चलते वो फ्यूचर पे वो चीज बेचकर हेज कर सकते हैं। इनकेस अगर भाव में गिरावट आती है तो उनको फ्यूचर में ये प्रॉफिट बनेगा जो बिजनेस इनकम में काम होता है, कैलकुलेट होता है। और इनकेस मार्केट में अगर स्टेबिलिटी मेंटेन रहती तो ऑलरेडी वो अपनी प्राइस को लॉक कर पाए हैं। तो सिमिलरली एक्सपोर्टर है, क्योंकि हम ग्राउंडनट जानते हैं कि इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर है, चाहे तेल के केस में बोले चाहे हम मिल्क के केस में बोले। तो यहाँ पे एक्सपोर्टर भी मेजरली देखते हैं कि हम लो लेवल पे प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। तो फ्यूचर के जरिए या एक्सचेंज के जरिए वर्किंग कैपिटल में आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि जब एक्सचेंज में हम ट्रेड लेते हैं तो इनिशियली आपको एक मार्जिन देना पड़ता है जो लगभग 10 से 12% या लगभग 15% का रहता है। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की बचत हो जाती है एक्सपोर्टर या प्रोक्योरमेंट करना चाहते हैं इंडस्ट्री के लिए। तो इन सब के चलते इंपॉर्टेंट हो जाता है, वाइटल रोल हो जाता है कि एक्सचेंज के ऊपर डेरिवेटिव प्रोडक्ट रहे। तो आई थिंक ये वेलकम स्टेप है सेबी और एक्सचेंज की तरफ से कि ग्राउंडनट के जो फ्यूचर्स अभी रिलॉन्च हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं वीसीपीज को एक काफी अच्छा सपोर्ट देगा अपने बिजनेस में जो रिस्क है उसको मैनेज करने के लिए। केडिया जी, मैं 2 सवाल आपसे अब पूछूंगा। और एक तो पहले मैं आपको बता दूं कि जिनके पास स्टॉक है उनको लग रहा है कि भाव आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, वो रिस्क लग रहा है तो रिस्क कम करना है तो शॉर्ट पोजीशन ले लीजिए। अगर जिनको लग रहा है कि नहीं मेरा कारोबार ऐसा है कि मुझे आगे भविष्य में भाव खरीदना पड़ सकता है मूंगफली को,
तो आप आज के डेट में फ्यूचर के भाव को लॉक कर सकते हैं। तो ये एक ब्यूटी है जो इस टूल्स की है, डेरिवेटिव टूल्स की। सर अब मेरा अगला सवाल होगा, क्योंकि ये ग्लोबल कमोडिटी है, ग्लोबली भी कई सारे एडिबल ऑयल ट्रेड भी होते हैं, उनका बड़ा कारोबार भी है और तमाम तरह की इंडस्ट्री इसका इस्तेमाल भी करती है ग्राउंड नट को। तो कौन कौन से ग्लोबल फैक्टर्स उनको देखना चाहिए जो कीमतों को ड्राइव करते हैं? देखिए, इंडिया के अलावा अगर हम देखें तो मेजर कंट्रीज लाइक चाइना, नाइजीरिया, यूएस, सूडान, बर्मा, अर्जेंटीना, तंजानिया, ये सारी कंट्रीज में भी पीनट के प्रोडक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हमें करेंसी है या फिर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में क्या डिमांड है। जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले 2 सालों के अंदर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में काफी ज्यादा उलट पलट होते हुए देखी। तो ऐसे टाइम पे जो अल्टरनेट ऑयल्स है, क्योंकि इंडिया में हम देखते हैं कि हर देश के हर कोने में अलग ही ऑयल का एक कंजम्पशन होता है। जैसे हम गुजरात, महाराष्ट्र में देखते हैं तो ग्राउंडनट है, वहीं साउथ में कोकोनट ऑयल है, या सोयाबीन हम मिडिल में देखते हैं, या मस्टर्ड हम नॉर्थ में देखते हैं। तो इनके भाव में भी अगर तेजी मंदी होती है ग्लोबल मार्केट में, तो वो भी इम्पैक्ट ग्राउंडनट को करते हैं। साथ में करेंसी के साथ साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज या जियोपॉलिटिकल टेंशन कैसे बनाए हुए। इनफैक्ट अगर हम अदर कंट्रीज में वेदर कंडीशन क्या है, वहां पे प्रोडक्शन फैक्टर्स कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, ये भी इम्पैक्ट करते हैं। तो काफी ग्लोबल कमोडिटी है ये और इजीली डेटा हो जाता है। तो ये सब फैक्टर्स को देखकर हम हमारे ट्रेड्स या हेजिंग कर सकते हैं। नेशनल फैक्टर्स तो आपने बता दिए सर। जो डोमेस्टिक कारोबारी है, किसान हैं, एफपीओ से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो किनकी अगर पोजीशन लेना चाहते हैं डेरिवेटिव टूल पे, तो उनको खबरें भी पता होनी चाहिए कि किस तरफ का मूवमेंट आ सकता है। तो घरेलू बाजार के हिसाब से कौन कौन सी ऐसे फंडामेंटल्स है जो ड्राइव करते हैं मूंगफली को? देखिए, मूंगफली में जैसे बताया कि इंटरनेशनल तो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स करता ही है, बट डोमेस्टिक मार्केट में भी करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव हमारे जो पब्लिक है या पॉपुलेशन है, प्राइस सेंसिटिव है। तो जैसे ही हम देखते हैं सोयाबीन, या मस्टर्ड के भाव में कमी आती है, तो उसका इम्पैक्ट हम ग्राउंडनट पे भी आते हुए देखते हैं। तो वहां पे आपको अल्टरनेट ऑयल की अवेलेबिलिटी देखनी चाहिए। साथ में फेस्टिवल सीजन या शादी ब्याह के जो ये अपडेट्स आते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि फ्राई में या स्नैक्स के अंदर मूंगफली का काफी बड़ा कंजम्पशन होता है। सेकेंडली, सोइंग या अराइवल्स मार्केट में कैसे, स्टॉक पोजीशंस क्या है, ये सारे फैक्टर्स है जो डोमेस्टिकली कोई भी व्यापारी को एटलीस्ट ध्यान देना चाहिए। जो एक्सचेंज के द्वारा या मार्केट में जो न्यूज है, या ईटी नाउ पे भी अगर आप देखते हैं तो टाइम टू टाइम ये न्यूज आपको मिलती रहती है। अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रेड डिसीजंस ले सकते हैं। शुक्रिया केडिया जी, आपने वक्त निकाला और दर्शकों को बताया, इस अवेयरनेस प्रोग्राम को के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश की कि कैसे इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल, जो लॉन्च होने वाला इंस्ट्रूमेंट है मूंगफली का फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट, उसका कैसे आप इस्तेमाल करके अपने कारोबार को बेहतर दिशा दे सकते हैं, अपने रिस्क का मैनेजमेंट कर सकते हैं और जो कीमतों में जो उतार चढ़ाव हो रहा है उसके तमाम तरह के जोखिम को कम कर सकते हैं और फ्यूचर्स के भाव को लॉक भी कर सकते हैं। चलिए, इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।